आज हमारे साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी इटावा श्री सुरेश कुमार जी मौजूद हैं। नमस्कार सुरेश जी। आज हम आईसीडीएस विभाग में एवं जनपद स्तर पर जो परिवर्तन हो रहे हैं उनमें से बिंदुवार कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। आपका विभाग इस समय कई परिवर्तनों से गुजर रहा है, पहले और अभी में कितना फर्क लगता है? हाँ, आप सही कह रही हैं कि हमारे विभाग में इस समय बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। मुख्यतः हम आपको बता दें कि हमारे विभाग में जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जा रहा है एसएनपी, उसके संबंध में परिवर्तन किया गया है। पहले हमारा पोषाहार आता था जी, मीठा दलिया, नमकीन दलिया, इस तरह से 9 तरह का पोषाहार अलग अलग लाभार्थियों के लिए आता था जी। किंतु बीच में शासन स्तर से ये निर्णय लिया गया कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए और उसके पीछे उसमें मुख्य उद्देश्य ये था कि जो कंपनियों के द्वारा पोषाहार सप्लाई किया जा रहा है उसको यदि हम स्थानीय स्तर पर उसका उत्पादन और वितरण का कार्य शुरू करें तो स्थानीय स्तर पर लोगों के जो संसाधन है वो प्रयोग होंगे, स्थानीय स्तर पर कुछ बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। इन सब पवित्र मंशा के साथ सरकार के स्तर से ये शासन के स्तर से परिवर्तन किया गया है। इस परिवर्तन के तहत अब पोषाहार प्लांट लगाया जा रहा है जी, किंतु जब तक ये पोषाहार प्लांट चालू नहीं हो जाता तब तक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिससे कि हमारे जो लाभार्थी हैं उनको कुछ न कुछ पौष्टिक चीजें मिलती रहे। इस वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जी गेहूं, चावल, दाल, दूध और घी का वितरण किया जा रहा है। अच्छा। और लगभग पूर्ण भी हो चुका है। उसकी एक हमारे विभाग में दिया पोर्टल बनाया गया है, उस पर फीडिंग भी हो रही है, लाभार्थी वार, प्रोजेक्ट वार, पूरे डिस्ट्रिक्ट का जी। इसके अलावा ये कार्य हमारे विभाग के साथ साथ जो हमारा NRLM विभाग है वहाँ की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी लगी हैं, क्योंकि जैसा अभी हमने आपको बताया जी कि शासन की ये मंशा है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिले। तो जो पहले कंपनियों के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किया जा रहा था वो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य अब NRLM के तहत काम करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया है जी। जैसे हमारा गेहूं चावल है उसका वह उठान कोटेदार से करती हैं और दूध और घी या इस तरह की जो सामग्री हमारे कार्यालय में प्राप्त होती है उसका उठान वहां से करती हैं और उसके बाद वह आंगनबाड़ी को साथ में लेकर 2 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं साथ में आंगनबाड़ी भी अपने सहायिका को लिए रहती है सहयोग में और लाभार्थियों की सूची लेकर वो वितरण करते हैं। उसका यह अलॉटमेंट जो है आंगनबाड़ी द्वारा उपलब्ध कराई गई लाभार्थियों की सूची के आधार पर किया जा रहा है। क्योंकि अभी ये व्यवस्था नई लागू हो रही है, इसलिए कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं इसमें। जैसे पहले लाभार्थी इतना ज्यादा आकर्षित नहीं होते थे हमारे विभाग की तरफ, क्योंकि पुष्टाहार के प्रति उनकी रुचि उतनी नहीं थी। लेकिन ये जो नया परिवर्तन किया गया है इस वजह से अभी बहुत सारे लाभार्थी बढ़ गए हैं। गांव का हर व्यक्ति चाहता है तो हमें ये चीज मिलना चाहिए, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं पोर्टल पे IGRS पोर्टल पे शिकायत कर रहे हैं, आंगनबाड़ी के साथ बहस कर रहे हैं, विभाग में भी आकर जानकारी ले रहे हैं। तो इसका एक अच्छा पक्ष ये है कि हमारे विभाग की तरफ लोगों की रुचि बढ़ी है, लोगों की सोच बदली है, जिसकी वजह से हमारा विभाग मतलब परिवर्तन के सकारात्मक दौर की तरफ जा रहा है। जहां लोग पहले आंगनबाड़ी को तवज्जो नहीं देते थे, आज वो आंगनबाड़ी को ढूंढ रहे हैं। और हम लोगों के स्तर से यह निर्देश जारी किया गया है कि आंगनबाड़ी जो लाभार्थी पंजीकृत कर रही हैं उनका आधार नंबर अवश्य रखें, उसकी एक फोटोकॉपी उनके पास होनी चाहिए सभी लाभार्थियों की। अब इसमें दिक्कत आती है जो हमारे 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं, चूंकि वो बहुत छोटे हैं, अभी उनका आधार बनना संभव नहीं है जी। तो उसमें ये विकल्प दिया गया है कि उस बच्चे के स्थान पर आप उसकी माँ का आधार कार्ड रख सकते हैं जी। और जो हमारे 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, गर्भवती धात्री हैं, किशोरी हैं, इनका यदि आधार नहीं है तो इनको लाभ देने में थोड़ी कठिनाई होगी। इसलिए सभी लाभार्थियों को भी ये ध्यान देना है कि वो अपना आधार कार्ड ले जाकर आंगनबाड़ी में पंजीकरण करा ले। जो लोग छूट रहे हैं उनको अलग से उनकी सूची बनाकर शासन को प्रेषित की जाएगी, जिससे वहाँ पर डिमांड बढ़ाई जा सके और सबको लाभ मिल सके। तो इस तरह का कुछ परिवर्तन हमारे विभाग में इसमें चाहिए जी। जहाँ तक हमें जानकारी है कि पहले आपके विभाग में नमकीन दलिया, मीठा दलिया, लड्डू प्रीमिक्स आदि सामग्री आती थी, किंतु अभी कुछ परिवर्तन किया गया है। यह परिवर्तन क्यों और किस तरह से किया गया है?
बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। पहले हमारे विभाग में हर तरह के लाभार्थियों के लिए अलग अलग तरह का पुष्टाहार आता था। लगभग 9 तरह का पुष्टाहार था। जी जी। और उस पुष्टाहार को बनाने का और सप्लाई करने का काम जो है कंपनियां करती थी। तो शासन स्तर से इस पर यह विचार किया गया कि यदि हम लोकल लेवल पर कोई प्लांट इस तरह का लगाते हैं जो पुष्टाहार बना सके, और उसके वितरण में जहां कंपनियां इन्वॉल्व थी वहां पर उनके द्वारा ये प्रयास किया गया कि स्थानीय लोगों का अगर सहयोग लिया जाए तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो लोकल लेवल की हमारी चीजें हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, उनका कंजम्पशन होगा, लोगों की आय बढ़ेगी। दूसरा जो बेरोजगारी की समस्या है उसके ढुलाई और वितरण में, बनाने में स्थानीय लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उसकी वजह से जो लोग बेरोजगार हैं वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। इस मंशा के साथ शासन स्तर से निर्णय लिया गया कि जिले पर ही, यहाँ तक कि ब्लॉकों में इस तरह का एक पोषाहार प्लांट लगाया जाए। किंतु यह एक बहुत ही बड़ा काम है, इसको बनाने में अभी समय लगेगा जी। और जब तक ये प्लांट तैयार नहीं होता, उससे प्रोडक्शन नहीं शुरू होता है, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, चूंकि पुष्टाहार बंद कर दिया गया है, तो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ये कुछ चीजें इसमें बदलाव के साथ भेजी जा रही हैं। जैसे आपको हम बताना चाहेंगे, गेहूं है, चावल है, दाल है, दूध है, घी है, ये सब चीजें हमारे यहाँ वितरण हो चुकी हैं। जो थोड़ा बहुत कहीं बचे होंगे वहां भी हो रहा होगा, और इसकी ट्रैकिंग हो सके इसके लिए एक दिया पोर्टल बनाया गया है जी। उस दिया पोर्टल पर केंद्रवार कितने लाभार्थियों को कितनी मात्रा में कौन सी सामग्री मिली, सबकी फीडिंग की जा रही है, जो कि यहाँ से भारत सरकार तक इसका मॉनिटरिंग हो रहा है। इसी के साथ अभी हाल ही में हम लोगों को चना दाल, फोर्टिफाइड एडिबल ऑयल भी हमारे कार्यालय में प्राप्त हो चुका है, और शीघ्र ही उसका भी वितरण शुरू हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आपके विभाग द्वारा क्या नई व्यवस्था की गई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, इसके संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे कि यद्यपि हमारा विभाग स्वास्थ्य एवं पोषण के संबंध में काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे विभाग द्वारा 6 महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं जी। जिसमें से प्री स्कूल एजुकेशन भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्री स्कूल एजुकेशन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम जो हमारे आगे प्राथमिक विद्यालय में जाने वाले बच्चे हैं उनकी हम प्री स्कूलिंग करते हैं जी। उनको हम आगे जाने के लिए तैयार करते हैं, और जैसा हम सब जानते हैं कि 2 साल तक बच्चे के जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, जो उसके न्यूरॉन्स बनते हैं, वो सबसे ज्यादा तीव्र गति होती है। इसलिए हमारे आंगनबाड़ी में इस तरह का प्रयास किया गया है कि जो हमारे 3 से 6 वर्ष के बच्चे हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर आते हैं, उनको इस तरह से ढाला जाए कि जिससे कि वो जब आगे की क्लास में जाएं, प्राथमिक विद्यालय में जाएं, तो वहां पर अच्छा परफॉर्म कर सके जी। इस कार्य को करने के लिए हमारे विभाग द्वारा प्री प्राइमरी स्कूल की ट्रेनिंग आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दी जा रही है, जो कि वर्तमान में प्रगति पर है, चल रही है। उसमें उनको सिखाया जा रहा है कि हम एक बच्चे को उसके स्वास्थ्य एवं पोषण को ध्यान में रखते हुए उसको हम आगे के एजुकेशन के लिए किस तरह से तैयार कर सकते हैं, बच्चे की रुचि कैसे पैदा कर सकते हैं जिससे वो नई नई चीज़ों को सीखने के प्रति अग्रसर हो, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है जी। आंगनबाड़ी केंद्रों को आपके जनपद इटावा में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड किया जा रहा है। यह कार्य आपके द्वारा किस तरह से किया जा रहा है, इसके विषय में हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं कि हमारी आंगनबाड़ी को चलाने के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है जी। जो हमारे विभागीय भवन अभी नए बन रहे हैं उनको तो हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान देके सारी फैसिलिटीज वहाँ पर अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन जो पहले के बने हैं या प्राथमिक विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष में चल रहे हैं, कुछ हमारे केंद्र पंचायत घर में चल रहे हैं, कुछ बारात घर में चल रहे हैं, मतलब किसी न किसी अन्य शासकीय भवन में वो संचालित हो रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनके पास ना खिलौने थे, ना कुछ प्री स्कूल किट टाइप की कोई व्यवस्था थी जी। तो हमें और शासन स्तर से ये महसूस किया गया कि इनको हम यह डेवलप कर दें
उस जगह को इस तरह से बना दें कि बच्चे खुद वहाँ आने में इंटरेस्ट लें। तो इस सारी चीज़ों के तहत ये व्यवस्था बनाई गई कि जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं उसमें से कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में डेवलप किया जाए जी। और उसके तहत हम वहाँ पर एक तो रंगाई पुताई वॉल पेंटिंग करवा रहे हैं जी, जिससे कि वो बच्चे खेल खेल में ही देख के सीख सके। हमारी आंगनबाड़ी उस पेंटिंग को ही देखकर बच्चे को सिखा सके। 1 to 100 नंबर होगा, A to Z अल्फाबेट होगा, छोटा आ से ज्ञ तक के अक्षर होंगे। इसके बाद बॉडी पार्ट्स के चित्र बनाए गए हैं, कुछ संबंधों का एक वृक्ष बनाया गया है। इस तरह से कुछ आकार जो होते हैं, ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, सर्कल होता है, इस तरह के बहुत सारे आकार बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं, वॉल पेंटिंग की गई है, जिसको देखकर बच्चे का ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो किया जा सके, उसको प्रेरित किया जा सके। इसके अलावा वहाँ पर सांप सीढ़ी का वो बनाया जा रहा है, पेंटिंग बनाई जा रही है। उसके साथ साथ बच्चों को खेलने के लिए खिलौने और बैठने के लिए फर्नीचर की भी व्यवस्था की जा रही है, रैंप रेलिंग की व्यवस्था की जा रही है, प्रॉपर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन की व्यवस्था, पंखे और किचन यदि संभव है तो किचन की भी व्यवस्था की जा रही है। बेबी टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है। इस तरह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं वह सब आंगनबाड़ी केंद्र को उपलब्ध कराकर एक मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का उसको स्वरूप दिया जा रहा है। इससे निश्चित रूप से हमारे जो लाभार्थी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो आम जनता है, उसका झुकाव हमारे आंगनबाड़ी की तरफ होगा और उनकी जो रुचि है वो बढ़ेगी हमारे विभाग की तरफ। जी, आंगनबाड़ी की नई भर्ती प्रक्रिया के संबंध में आप क्या बताना चाहेंगे? हमारे विभाग में आंगनबाड़ी की भर्ती काफी लंबे समय से नहीं हुई, जिसके कारण बहुत से पद खाली हैं। अभी आपको हम बताना चाहेंगे वर्तमान में लगभग 100 पद आंगनबाड़ी के और लगभग इतने ही पद सहायिका के खाली हैं। लगभग शब्द का हम आपके सामने प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था कि कोई 62 साल की हो गई तो रिटायर हो जाए। लेकिन अभी जो PFMS प्रणाली के द्वारा इनका मानदेय का भुगतान शासन स्तर से ही निदेशालय स्तर से किया जाता है, उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 62 साल के ऊपर पहुंचती है वो स्वतः उनका मानदेय रुक जाता है और ये मान लिया जाता है वो रिटायर हो गई। तो इस तरह से अब हर महीने कुछ न कुछ लोग रिटायरमेंट के आसपास पहुंच जाते हैं और रिटायर हो जाते हैं। इसलिए मेरे द्वारा लगभग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे विभाग में चूंकि आंगनबाड़ी और सहायिका के पद खाली हो गए हैं, शासन स्तर से जीओ जारी हो गया है कि उसमें आंगनबाड़ियों की शीघ्र भर्ती की जाए। प्रारंभ में जूम मीटिंग के तहत हम लोगों को ये बताया गया था कि जल्दी ही यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी हाल ही में हुई जूम मीटिंग में ये चीज बताई गई कि यह भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन होने के लिए इसका एक पोर्टल डेवलप किया जा रहा है और जैसे ही पोर्टल डेवलप होगा ये भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब ऑफलाइन ना होके ऑनलाइन ही भर्ती की प्रक्रिया होगी, ऑनलाइन फॉर्म डाला जाएगा। इसमें हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे आपके माध्यम से हम सभी लोगों को कि ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया की जो प्रथम स्टेज है वह लाभार्थी को अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो भी अभ्यर्थी है आंगनबाड़ी पद या सहायिका के पद पर या मिनी आंगनबाड़ी के पद पर, उसको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है कि जो मोबाइल नंबर वो प्रयोग कर रहा है वह मोबाइल नंबर उसके आधार से लिंक हो, तभी उसका फॉर्म खुलेगा। यदि किसी ने त्रुटिवश वह मोबाइल नंबर ना डाल के दूसरा मोबाइल नंबर यूज किया तो फॉर्म तो खुल जाएगा, लेकिन जब वो फाइनली सबमिट करेंगे तो वो फॉर्म तब तक नहीं सबमिट होगा जब तक कि उसमें पड़ा मोबाइल नंबर आधार से लिंक ना हो। इसलिए मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी लोग आंगनबाड़ी में भर्ती के लिए इच्छुक हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वह सर्वप्रथम उनके पास जो भी मोबाइल नंबर उपलब्ध है उसे आधार से लिंक करा दें। और शीघ्र ही जैसे ही हमें शासन स्तर से पोर्टल लॉन्च हो जाता है, हमें सूचना मिलती है, हम न्यूज़पेपर के माध्यम से सारी भर्ती प्रक्रिया को विस्तार से चर्चा करके हम पेपर में देंगे, जिससे सभी लोग अवगत हो जाएंगे। ये जो आपने नई व्यवस्था पोषाहार की आपने बताई है, उसमें से मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, आपने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन किया। कोई भी व्यवस्था लागू होती है या उसकी मॉनिटरिंग सही से ना हो तो व्यवस्था कहीं ना कहीं अच्छी होते हुए भी असफल हो जाती है। हमारी बहुत सारी योजनाएं इसका शिकार भी हो जाती हैं।
तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न हमसे किया। देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके मॉनिटरिंग की एक बहुत ही बृहद व्यवस्था की गई है। पहली व्यवस्था तो जिला स्तर पर है। यहाँ पर 3 तरह की कमेटियाँ बनाई गई हैं। एक जिला निगरानी समिति है जिसमें डीएम साहब अध्यक्ष हैं, डीपीओ सदस्य हैं। इसी तरह से उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ब्लॉक निगरानी समिति बनाई गई है और ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम निगरानी समिति बनाई गई है, जो कि अपने अपने स्तर से यह देखते हैं कि जो ये सामग्री आ रही है उसका उठान किस तरह से हो रहा है, उसका वितरण किस तरह से हो रहा है, क्या वह वास्तव में लाभार्थियों तक पहुंच रहा है या उसका कहीं डाइवर्जन हो रहा है। साथ में वो लाभार्थियों को भी बताते हैं जी कि आप लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए, ये जो चीजें आ रही हैं इसको लीजिए, इसका सही से उपभोग करिए, जिससे आप स्वस्थ रहें, आपके बच्चे स्वस्थ रहें जी। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि निदेशालय स्तर पर भी एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। उस कॉल सेंटर के माध्यम से आंगनबाड़ी को भी कॉल करके पूछा जाता है कि क्या आपको सामग्री प्राप्त हो गई जी, और लाभार्थी को भी फोन करके पूछा जाता है कि क्या आपको यह सामग्री प्राप्त हुई। लाभार्थी का जैसा भी फीडबैक होता है या आंगनबाड़ी का जैसा फीडबैक होता है, फिर वो पूरी एक सूची बनाकर संबंधित जिले को भी भेजी जा रही है। हम लोग उसमें देखते हैं क्योंकि उसमें बहुत से हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हैं या हमारे लाभार्थी हैं, उनका नंबर गलत है या स्विच ऑफ जा रहा है, तो उसकी भी हमें सूचना प्राप्त होती है और हम अपने स्तर से उसको सही कराने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो निदेशालय स्तर पर कॉल सेंटर बना है जी, उसका नंबर भी सभी लोगों के पास होना चाहिए। वैसे तो मैंने हमारे बहुत सारे ब्लॉकों में आंगनबाड़ी के ग्रुप बने हैं, उसमें भी हमने भेजा है, लेकिन आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहूंगा कि 05226180600 जी, ये हमारे कॉल सेंटर का नंबर है। कभी भी कोई भी लाभार्थी, कोई भी जन सामान्य व्यक्ति वो फोन करके वहां से इसके विषय में जानकारी ले सकता है, अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस तरह की ये व्यवस्था हमारी मॉनिटरिंग की गई है जी। आप अपने विभाग के समस्त स्टाफ एवं आम जनता यानी कि लाभार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने विभाग के लोगों को जी, हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, हमारे CDPO हैं, मुख्य सेविका हैं और अन्य जो हमारे स्टाफ हैं, मैं अपने समस्त स्टाफ को जी यह कहना चाहूँगा कि हमारी ये जो नई व्यवस्था हो रही है, हमारे विभाग में जो नया परिवर्तन हो रहा है, आप लोग पूरे उत्साह से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, तन्मयता से काम करें, ईमानदारी से काम करें और ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों तक हमारा ये लाभ पहुँच सके, जिससे हमारे विभाग की छवि अच्छी बने, शासन स्तर पर अच्छा संदेश जाए। इसी के साथ मैं आम जनता को भी ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत होइए। आप जो भी लाभार्थी उस क्षेत्र में हैं वो अपना आधार कार्ड लेकर आंगनबाड़ी से संपर्क करें, आंगनबाड़ी से अपना पंजीकरण कराएं, अपने बच्चे का पंजीकरण कराएं और यदि सामग्री नहीं मिलती है तो उसको सबसे पहले संबंधित कार्यालय में संपर्क कर उस आंगनबाड़ी के विषय में उसकी शिकायत दर्ज कराएं, जिससे अधिकारी जाकर जांच करें और उस शिकायत का समाधान करें। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम समय रहते उसका सुधार कर सकते हैं जी। आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतनी बिजी शेड्यूल के बावजूद आपने हमें अपनी कीमती समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।